हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, बायोलॉजी का हमारा यह सेक्शन चल रहा है जिसमें हम पढ़ रहे हैं जूलॉजी। और जूलॉजी में आज हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने से पहले हम आज का मोटिवेशन कोड देखते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है, सफलता के ताले सिर्फ दो चाबियों के मेल से खुलते हैं, एक दृढ़ संकल्प और दूसरा कठिन परिश्रम। यानी कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, सफलता छूना चाहते हैं, तो आपको अपने मन में एक तो सबसे पहले दृढ़ संकल्प लेना होगा कि मुझे ये कार्य करना ही है, मुझे सफलता हासिल करनी ही है। और दूसरा जो है उसको उस सफलता को पाने के लिए उस संकल्प के साथ साथ आपको कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा। आपकी ये हाई फाई टीम, आपकी ये हाई फाई जो चैनल है, ये आपके कठिन परिश्रम में आपके साथ है। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने सफलता के कदमों को चूम लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक आज है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके पहले हम कोशिका सिद्धांत, सेल स्ट्रक्चर, सेल कंपोनेंट, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्गी अपर्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम इतना पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे फाउंडेशन बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से इसके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो आपने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आ गया इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। तो मैं आपसे एक बात पूछूंगी कि आपके गांव में, आपके घर में, आपके शहर में जहाँ से बिजली आती है उसे क्या कहा जाता है। उसी को तो पावर हाउस कहा जाता है। जहाँ से बिजली आती है मतलब कि जहाँ से बिजली सप्लाई होती है उसको पावर हाउस कहा जाता है। हर एरिया में एक लिमिटेड क्षेत्र के लिए पावर हाउस लगा होता है, इसीलिए वहाँ से बिजली, क्योंकि वहाँ से बिजली सप्लाई होती है। ठीक है, वहाँ पे बिजली बनती है, वहाँ से बिजली सप्लाई होती है। तो सॉरी, बनती नहीं है, पावर हाउस पे बिजली बनती नहीं है। प्रत्येक पावर हाउस पे बिजली का निर्माण नहीं होता है, वहाँ से बिजली सप्लाई होती है, तो उसे पावर हाउस कहा जाता है। इसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एक डीएनए पाया जाता है जो अपने अंदर आनुवांशिकी के 2% लक्षण रखता है। आपको पता है आनुवांशिकी के लक्षण, जिन्हें आप जो क्रोमोसोम के द्वारा जो 46 होते हैं, 22 पेयर होते हैं, वो सब मैं आपको जीन वाले टॉपिक पे पढ़ाऊंगी। अभी आप समझिए कि आनुवांशिकी के 2% लक्षण ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है ये अपने पास रखता है। और उन 2% लक्षण में क्या रखता है? तो रिस्पायरेशन संबंधित विकार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें अस्थमा होता है, जिनके लंग्स में प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनको रिस्पायरेशन से संबंधित विकार होता है, या मतलब आप कह सकते हैं कि उनमें रिस्पायरेशन से संबंधित प्रॉब्लम होता है, बीमारियां होती हैं। तो उसके 2% जो लक्षण होते हैं वो ये डीएनए अपने आप रखता है। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा, 3 पेरेंट बेबी। 3 पेरेंट बेबी क्या होता है? तो 3 पेरेंट बेबी इसी डीएनए के जो 2% आनुवांशिक लक्षण है इसी से संबंधित है। देखिए, एक बेबी होता है, एक ह्यूमन होता है। ठीक, उस एक ह्यूमन होता है, एक मतलब कह सकते हैं आप मदर और फादर। ठीक है, मान लीजिए माँ के अंदर या पिता के अंदर कोई भी ये जो माइटोकॉन्ड्रियल विकार है, माइटोकॉन्ड्रियल जो प्रॉब्लम है, उसके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ये विकार है। मान लीजिए उसे अस्थमा है या उसके लंग्स में प्रॉब्लम है, तो इसी बच्चे के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसकी कोई विकृति उसके अंदर ना आए, तो इसी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में चेंज कर दिया जाता है एक तीसरे पेरेंट के द्वारा। यानी कि एक, मान लीजिए, एक मिनट मैं आपको समझाती हूँ। एक मान लीजिए मदर है, एक फादर है। ठीक है, उनका एक बेबी है, मदर, फादर और उनका एक बेबी है। मान लीजिए मदर या फादर में से किसी एक को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में विकार है, उन्हें रिस्पायरेशन संबंधित प्रॉब्लम है, तो वो विकार बच्चे में भी आएगा, क्योंकि आनुवांशिक लक्षण बच्चे में आता ही आता है, तो वो विकार बच्चे में भी आएगा। ये विकार बच्चे में ना आए इसके लिए नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जिसे क्या कहा जाता है? 3 पेरेंट बेबी कहा जाता है। इस 3 पेरेंट बेबी में क्या होता है कि यहाँ पे एक अलग पेरेंट्स आते हैं जिनको कोई भी विकार नहीं है, जिनका डीएनए पहले से चेक कर लिया जाता है कि उन्हें कोई भी विकार नहीं है। इनका डीएनए, इनका जो विकृत डीएनए है वो इस बच्चे के जाइगोट से निकाल कर
इनका डीएनए यहाँ पे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अगर अब आप कहेंगे कि प्रत्येक सेल के डीएनए में क्या ये कार्य करना, प्रत्येक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ये कार्य करना संभव है? तो नहीं, ये कार्य प्रत्येक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। आपको पता है कि जब एक बेबी का निर्माण होता है, मदर सेल फादर सेल दोनों मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो इसी जाइगोट में ही, ये जो जाइगोट होता है ये सिंगल सेल होता है, इसी सिंगल सेल में ही उस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को चेंज कर दिया जाता है, तीसरे पेरेंट का डीएनए यहाँ पर लगा दिया जाता है इसी जाइगोट में। सेल, प्रत्येक सेल में नहीं, इसी जाइगोट में, इस यही जाइगोट 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे नए नए सेल का निर्माण करते जाती है। तो यहीं पे वो फंक्शन चेंज कर दिया जाता है। इसी को नाम दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या 3 पेरेंट बेबी। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। उस जगह जब स्वस्थ मनुष्य का डीएनए जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो बच्चा स्वस्थ हो जाता है, बच्चे में ऐसी कोई समस्या नहीं आती है जो उसके माता पिता में था। इतना समझ में आया आपको? अब देखिए यहाँ पे लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेमिंग लिखा है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेमिंग ने नहीं की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसे पावर हाउस क्यों कहा जाता है मैंने समझा दिया। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। इट इज़ अब्सेंस इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जो प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है, वो उसमें अनुपस्थित होता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया प्रिमिटिव सेल में नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। या आकार गोलाकार, रेशा या छड़ के आकार का हो सकता है, मतलब इसका जो शेप है वो गोलाकार भी हो सकता है, एक रेशे के नुमा भी हो सकता है और एक छड़ के नुमा भी हो सकता है, या इसका तीनों आकार हो सकता है। आरएनए और राइबोसोम के साथ डबल फंसे हुए डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक मिनट मैं दिखाती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए और राइबोसोम के साथ डबल फंसे हुए डीएनए, ये देखिए डीएनए है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा जारी किया जाता है। अब देखिए आपके दिमाग में आएगा इसका क्या मतलब है कि जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि द एनर्जी रिक्वायर फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। अब हम समझते हैं ये एटीपी होता क्या है, ये बनता क्या है, ये हमारे लिए रिक्वायर कैसे है, ये हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपसे किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एटीपी कहाँ पे पाया जाता है, तो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये कैसे एनर्जी का निर्माण करता है उसे देखते हैं। देखिए हम जो भी भोजन करते हैं उसमें 3 मूल कण होते हैं। कितने? 3 मूल कण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। भोजन में और भी चीज़ें उपस्थिति होती हैं, जैसे मिनरल्स होते हैं, जल होते हैं, लेकिन जो 3 मूल कण होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की जो बेसिक यूनिट होती है उसे ग्लूकोज कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट क्या होती है? ग्लूकोज, इसे ग्लूकोज कहते हैं। यही ग्लूकोज लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से अवशोषित होता है और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। जब हम भोजन किए कार्बोहाइड्रेट के रूप में, यही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का रूप परिवर्तित कर लेता है, अपने आप को तोड़ के बेसिक यूनिट यानी सबसे छोटी यूनिट कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषित। कैसे अवशोषित होता है ये आपको मैं डाइजेशन वाले चैप्टर में समझाऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे टूटता है, कहाँ पे किसका अवशोषण होता है, कौन सी एंजाइम के द्वारा, तो ये डाइजेशन वाले चैप्टर में समझाऊंगी। अभी आप इतना समझिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज के रूप में टूटता है, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषित होकर ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। ये जो ब्लड है इसी को ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कहते हैं। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम यानी कि ट्रांसपोर्ट का कार्य कर रहा है, एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को ले जाने का कार्य कर रहा है। कौन? ब्लड। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को ये सेल के पास ले जाता है, यानी कि प्रत्येक सेल के पास कौन ले जाने का कार्य कर रहा है? ग्लूकोज। और जो सेल होती है ये इसे अपनी आवश्यकता अनुसार अपने पास रख लेती है। जब ग्लूकोज को ब्लड के द्वारा प्रत्येक सेल के पास पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा, तो जो सेल होती है, जो हमारी कोशिका होती है, उसको जितनी ज़रूरत होती है वह बस उतना ही ग्लूकोज अपने पास रख लेती है। अब देखिए कई लोग होते हैं दिन भर खाते ही रहते हैं, उनका मुंह चलता ही रहता है, क्या खा लें, कितना खा लें, कोई लिमिट नहीं होता है ना।
तो ऐसे लोग के लिए जो होता है, ऐसे लोगों की बॉडी में ग्लूकोज अधिक हो जाता है और हमारे सेल को उतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो उतना कार्य नहीं कर रहे होते। जो जितना कार्य करता है उसके शरीर से उतना ग्लूकोज खपत होता रहता है, यूज़ होता रहता है। अब आप दिन भर खाते रहिए और वर्क कुछ भी मत करिए, दिन भर चेयर पर बैठे रहिए या लेटे रहिए, तो उससे ग्लूकोज का यूज़ नहीं हो पाएगा। तो सेल को उतनी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कोशिका को, केवल इंटरनल कार्य के लिए, जैसे सांस लेने के लिए थोड़े बहुत ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, और शरीर में टूट फूट मरम्मत के लिए आवश्यकता होती है, बस उतने के लिए। लेकिन जब आप वर्क करते हैं तो आपको ज़्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, जब आप वर्क नहीं करते हैं तो आपको कम ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। आपको बता दें, एक कैलोरी ग्लूकोज अगर आप 4 जो है वो खाते हैं, क्या कहते हैं उसको, खजूर, अगर आप 4 खजूर खाते हैं तो आपको 1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 कैलोरी ऊर्जा हमारे दिन भर कार्य करने के लिए पर्याप्त होती है, ठीक है। लेकिन जब इससे अधिक हो जाता है हमारे शरीर में ग्लूकोज, यानी कि हमारे कार्य करने से ज़्यादा अधिक हो जाता है, सेल को उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो सेल क्या करता है, ये ब्लड को वो ग्लूकोज रिटर्न कर देता है, ठीक है, कोशिका। अब ब्लड उसका क्या करेगी, तो ब्लड उसको ले जाकर हमारे लीवर के पास एक स्पेस होता है, जगह होती है, वहीं पे ले जाकर कलेक्ट करके छोड़ देती है। उसी को फैटी लीवर कहा जाता है। आपने आमतौर पर सुना होगा, मोटे लोगों में अधिकतर फैटी लीवर की समस्या देखने को मिलती रहती है, क्योंकि वो खाते ज़्यादा हैं, वर्क कम करते हैं, तो उनका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो बिना किसी काम का है, उसे लीवर के पास एकत्र कर दिया जाता है ब्लड के द्वारा, और वही फैटी लीवर के रूप में एकत्रित हो जाता है। इसी को फैटी लीवर कहा जाता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इसको कम कैसे किया जा सकता है, तो आप ग्लूकोज युक्त जितने भी पदार्थ हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे चीनी हो गया, जैसे आलू हो गया, जैसे चावल हो गया, आप सबको पता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, तो उसका सेवन कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। धीरे धीरे यही ग्लूकोज फिर से ग्लाइकोजन में टूटेगा और आपके शरीर द्वारा एब्जॉर्ब होता रहेगा और आपका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। कभी कभी ये फैटी लीवर भी फुल हो जाता है, वहाँ पे भी स्पेस नहीं बचता। तो आप देखे होंगे, आपने अगर आपके आसपास या आपके घर में या आप खुद अगर कोई बहुत मोटा व्यक्ति है, उसे जाकर देखिए, तो उसके अगर शरीर को आप छुएंगे तो आपको गांठ नुमा संरचना प्राप्त होगी, बॉल जैसे संरचना, फैट बॉल उसके शरीर में एकत्रित हो जाता है। ये आपको छोटे छोटे बॉल के रूप में, अगर उसके शरीर को टच करेंगे, उसके पूरे शरीर को नहीं, जैसे देखिए जहाँ पे जंघा होता है, जहाँ पे आर्म्स होते हैं, भुजाएं होते हैं, यहाँ पे ये फैट बॉल के रूप में यही ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है। जब फैटी लीवर भी फुल हो जाता है, उसके पास भी ग्लूकोज रखने की मतलब जगह नहीं बचती है, तो ये फैट बॉल के रूप में पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। क्योंकि अब उसको ब्लड क्या करेगा, उसको कोशिकाएँ भी नहीं ले रही हैं, ब्लड उसको क्या करेगा, तो इसको ब्लड जो है वो फैट बॉल बनाकर जगह जगह स्टोर कर देता है। तो ये जो होता है एकत्रित हो जाता है फैट बॉल के रूप में, ठीक है। सेल्स के पास जो ग्लूकोज आया, अब उन कोशिकाओं का उपयोग वो एनर्जी बनाने में करेगी, मतलब जिसको उसको एनर्जी बनाने के लिए जितना ज़रूरत था, अब उनका क्या करेगी, ग्लूकोज का सेल्स क्या करेगी, कोशिकाएं क्या करेंगी, उसका उपयोग एनर्जी बनाने के लिए करेंगे। अब एनर्जी ये बनेगी कैसे, तो यही एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस होता है जिसे क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है, क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है। वहीं से इसी ग्लूकोज का पाचन होगा और एटीपी का निर्माण होगा और एनर्जी बनेगी। अब ये एनर्जी बनती कैसे है, तो देखिए ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला, एक मिनट में बताती हूँ, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये ग्लूकोज हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ये आपको पता है ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये ग्लूकोज वहाँ से चक्र, एक मिनट चाहिए, मैं बता रही हूँ फिर से, C6H12O6 ये ग्लूकोज हमारे शरीर में मिल गया। अब ये बाहर से वायुमंडल से O2 ले लेगा, O2 यानी कि ऑक्सीजन ले लेगा, और वहाँ से ये निर्माण करेगा CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे शरीर से श्वसन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, और H2O जो जल के रूप में हमारे शरीर में तैरता है और ऊर्जा के स्रोत एटीपी के रूप में निकलता है, ठीक है। यही ऊर्जा का स्रोत एटीपी कहलाता है। यहीं से एटीपी के बंडल बनते हैं। एटीपी के बंडल्स यानी कि एटीपी के बंडल्स के रूप में ही एनर्जी एकत्रित होती है, जो दिन भर हमारे शरीर को कार्य करने के लिए देती रहती है। देखिए, अब आप दिन भर तो खाते रहते नहीं है ना, कि हमेशा खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। आप पढ़ने गए तो कुछ खा लिए, या आप चल रहे हैं तो कुछ खा लिए, लेकिन आपके शरीर को एनर्जी की आवश्यकता हमेशा होती है, सांस लेने के लिए, चलने के लिए, यहाँ तक कि बोलने के लिए।
आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ये एनर्जी हमें जब भी हम कुछ खाते हैं तो ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी प्रोसेस के द्वारा एटीपी के रूप में एनर्जी को एकत्रित करके हमारे अंदर रख लेता है, और यही एनर्जी धीरे 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 हमारे शरीर में रिलीज़ होती रहती है और हमें कार्य करने की क्षमता देती है। अगर सोचिए ये एटीपी ना बने, ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल के माध्यम से एटीपी का निर्माण नहीं कर रही है तो क्या होगा, हम कुछ भी कार्य करने के लिए, अगर हम सो रहे हैं ना तो भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं और सांस लेने के लिए भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हम कैसे कर पाएंगे, तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमें ना करना पड़े, इसलिए हमारे जो भगवान है इन्होंने हमें एक यूनिक चीज़, हमारे शरीर को इतना यूनिक बनाया है कि इसकी तुलना कोई भी साइंस नहीं कर सकता है। इनफैक्ट हमारी जो कोशिका है, एक कोशिका, आज तक विज्ञान इतना डेवलप हो गया, चांद पर पहुंच गया, सूर्य पर जा रहा है, लेकिन अभी तक एक सिंगल कोशिका बनाने में वो ह्यूमन से भी बड़ी बड़ी आकृति बना दे रहा है, लेकिन एक सिंगल कोशिका नहीं बना पा रहा है, मतलब उतने छोटे रूप में नहीं बना पा रहा है। एक सिंगल कोशिका एक कमरे के आकार का बन जा रहा है अगर उसमें सब कुछ डाल रहा है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, साइटोप्लाज्म, केंद्रक, आरएनए, डीएनए, ये सब हमारी कोशिका के ही, एक सिंगल कोशिका, प्रत्येक कोशिका में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो उसको बनाने के लिए साइंस जो है अगर इन सब चीज़ों को उसमें डाल रहा है तो एक कमरे से भी बड़ा कंपार्टमेंट बन जा रहा है। तो भगवान ने हमें यूनिक चीज़ दी है। हमें इससे क्या मतलब पता चलता है कि अगर हम कम खाएंगे तो हमें फैटी लीवर जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद है आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करिए। अब हम देखते हैं प्लास्टिड क्या है। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से समझ में आ गया हो, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्लास्टिड की तरफ। सबसे पहले देखिए, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय हेकल, यानी कि इसकी खोज हेकल के द्वारा किया गया। प्लास्टिड क्या होती है, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि प्लास्टिड होता क्या है। तो देखिए, प्लास्टिड जो है ये पौधे और शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रमुख अंग हैं, ठीक है। कहाँ पर पाए जाते हैं, पौधे और शैवाल की कोशिकाओं में। यहाँ देखिए, ह्यूमन का कहीं नाम नहीं दिया ना, जीव जंतु का कहीं नाम नहीं दिया, तो इससे स्पष्ट होता है ये जो प्लास्टिड है ये ह्यूमन में नहीं पाया जाता है, ये केवल पौधे और शैवाल में ही पाया जाता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। हम देखेंगे कि प्लास्ट का क्या अर्थ है। ये प्लास्ट जो हर जगह जुड़ा है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, तो इसमें प्लास्ट का क्या अर्थ होता है, तो प्लास्ट होता है प्लास्टिड। अब आपके दिमाग में आएगा प्लास्टिड क्या है, तो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग है। प्रत्येक मतलब कोशिका का एक अंग, जिसे हम सेल में केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होता है, उसी तरह ये प्लास्टिड भी होता है, यानी कि ये कोशिका का एक अंग है। जैसे हमारे शरीर का अंग हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह होते हैं, इसी तरह कोशिका में भी जो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे हमारे शरीर में हाथ, कान, नाक, पैर, मुँह, हाथ, इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, इन सब चीज़ों को अंग कहा जाता है ना, अंग। तो इसी तरह जो चीज़ें कोशिका में पाई जाती हैं उन्हें कोशिकांग कहा जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो प्लास्टिड उसी सेल ऑर्गेनेल्स का एक भाग है। इसी सेल ऑर्गेनेल्स में और भी चीज़ें हैं, जैसे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब भी क्या है, ये सब भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा ये प्लास्टिड 3 प्रकार के हैं, इन तीनों में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों अब हम आपको इन तीनों को एक एक करके पढ़ाएंगे। ये जो 3 प्रकार के प्लास्टिड है इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पे दिया है कलरलेस प्लास्टिड, यानी कि इसमें कलर नहीं पाया जाता है, ठीक है। इस ल्यूकोप्लास्ट में जो सबसे याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि इनके ऊपर कोई रंग नहीं होता है, इन पे कोई भी कलर नहीं होता है। ल्यूको यानी कि बेरंग, यानी कि इसमें कोई भी कलर नहीं होता। अब बात आती है कि जब रंग नहीं होता है तो ये प्लास्टिड क्यों है। जाहिर सी बात है कि सेल जो है वो एक सिंगल सेल चलती है, ठीक है, एक सिंगल सेल भी चलती है। देखिए, ये जो हमारी प्लास्टिड है
जो हमारी सेल है इसे आप एक चलती फिरती उद्योग कह सकते हैं या चलती फिरती इंडस्ट्री कह सकते हैं। वो कैसे? अब आप सोचेंगे कि वो कैसे, सेल कैसे इंडस्ट्री कैसे हो गई, क्यों हम इसको इंडस्ट्री कहें? तो देखिए, सेल के अंदर खुद को डबल करने की शक्ति होती है। मैंने आपको बताया एक सेल से हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि ये खुद को डबल कर सकती है। ठीक है, इसको अपने आप को डबल करने के लिए किसी भी आईपीओ की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आईपीओ में पैसा लगाओ तो वो डबल हो जाता है, लेकिन कोशिका में किसी भी आईपीओ की ज़रूरत नहीं होती है। इसको खुद को डबल करने में, इसके अंदर खुद को डबल करने की क्षमता होती है, ये खुद को डबल कर सकती है। दूसरी बात कि सेल के अंदर आपकी सारी सूचनाएं एकत्रित होती हैं, यानी कि आप कब चलना है, आपको कब चलते रहना है, आपका टारगेट क्या है, आपकी ट्रेजेक्टरी क्या है, आप का लॉकर क्या है, उसके डीएनए में आपकी सारी सूचनाएं एकत्रित होती हैं कि मतलब आप कब क्या खा रहे हैं, कब क्या जा रहे हैं, कब आपको पढ़ना है, कब आपको कौन सी चीज़ें करनी है। जो कोशिका का डीएनए होता है, यहाँ पे आपकी सारी सूचनाएं एकत्रित होती हैं। ठीक है, एक सेल की बात कर रही हूँ मैं, एक सेल, एक ही सेल में आपकी ये संपूर्ण सूचनाएं जो होती हैं वो एकत्रित होती हैं। तो सोचो, वो खुद का भोजन खुद बनाने के लिए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस यूज़ करके, अभी आपको मैंने बताया कि वो अपना भोजन कैसे बनाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से, एटीपी के द्वारा वो अपना भोजन क्रेब्स साइकिल के माध्यम से बनाती है, तो खुद बना लेती है। इसीलिए मैं इसको कहूँगी कि ये जो हमारी कोशिका है ये चलती फिरती इंडस्ट्री है। ठीक है, ये अपना भोजन खुद बनाती है। सेल डिवीज़न का अपना एक अलग प्रोसेस है। वो प्रॉपर तरीके से खुद की रक्षा भी कर लेती हैं, मतलब लाइसोसोम के द्वारा। मैंने आपको बताया था कि वो लाइसोसोम के द्वारा खुद की रक्षा कैसे करती हैं। तो सेल एक इंडस्ट्री है जिसके पास सारे कार्य करने के लिए अपने लोग हैं। इन्हीं लोगों में से एक है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, जैसे कि आपका घर है, आपने कोई फैक्ट्री खोली तो आपने उस फैक्ट्री में मैनेजर के पोस्ट पे किसी और को रखा है, प्रिंट करने के लिए किसी और को रखा है, कंप्यूटर पे किसी और को रखा है, गार्ड के रूप में किसी एक और को रखा है। इसी प्रकार कोशिका के पास भी अपने कार्य को करने के लिए, कोशिका अपना संपूर्ण कार्य खुद ही करती है, और उस कार्य को करने के लिए इसके पास अनेक कोशिकांग हैं, और उन्हीं कोशिकांगों में से एक है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब आप सोचेंगे ल्यूको क्या कार्य करता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या कार्य करता है, तो उसको बाद में समझेंगे। उसके पहले हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। जब हम क्लोरोप्लास्ट अच्छे से समझ लेंगे तो हमें ल्यूकोप्लास्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट क्या है। तो सबसे पहले हम ल्यूकोप्लास्ट देखने से पहले क्लोरोप्लास्ट देखते हैं। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट नाम से ही स्पष्ट है, कलर है, यानी कि इसमें कलर पाया जाता है। ये कलर युक्त है, कलर युक्त प्लास्टिड है, यानी कि इसमें डिफरेंट टाइप के कलर तो नहीं, लेकिन एक स्पेशल कलर पाया जाता है जिसे आप ग्रीन कलर कहते हैं। ठीक है, कोशिकांग है, ये कलर युक्त कोशिकांग है, कलर युक्त प्लास्टिड है, कोशिका है लेकिन कलर है। ठीक है, ये भी एक कोशिकांग है लेकिन कलर है। जिस तरह ल्यूकोप्लास्ट कलरहीन है, उसी तरह क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये एक कलर है। अब आप सोचेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या होता है जो जान लीजिए कि इसके अंदर हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है, हरे रंग का एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसे आप क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इसी क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यह प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाला जो क्लोरोफिल है, इसी के प्रेजेंट में क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, इसी के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है। अब आपके दिमाग में ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो आप सबने बचपन से सुना होगा कि सूर्य के प्रेजेंस में, सूर्य की उपस्थिति में, फोटो मतलब होता है रोशनी, ठीक है, और सिंथेसिस मतलब होता है संश्लेषण। फोटो मतलब रोशनी या प्रकाश, और सिंथेसिस मतलब होता है संश्लेषण, यानी उस प्रकार की उपस्थिति में संश्लेषण करना, यानी प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण करना, सूर्य की उपस्थिति में संश्लेषण करना, ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प और सूर्य की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं कौन? प्लांट्स। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प भी वायुमंडल में उपस्थित होता है, और साथ ही साथ सूर्य के प्रेजेंस में इसी जो पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल, इसी की सहायता से पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, सबसे सरल प्रोसेस होता है ग्लूकोज का निर्माण करना। इसी ग्लूकोज, जिस तरह हमारे ह्यूमन बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा भोजन निर्माण किया जाता है, उसी तरह पेड़ पौधों में जो होता है ये
सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है, इसी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में। ठीक है, अब देखिए भोजन निर्माण हो गया। ठीक है, हमारे शरीर में भोजन निर्माण हो गया था, उसके बाद एकत्र कहाँ हुआ था, एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में एकत्र हो गया था। अब इसको भी तो अपने पास रखने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए जहाँ पे ये अपने उसको रख सके, अपने भोजन को रख सके। क्लोरोप्लास्ट, देखिए अब भोजन बन गया क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये हरा ही क्यों होता है। पहले आप देख लीजिए कि ये हरा क्यों होता है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी ये रखेगा कहाँ। अब आप सोचेंगे कि ये हरा क्यों होता है, हरा ही क्यों होता है और कलर क्यों नहीं। तो देखिए साइंस में थोड़ी सी बात स्पष्ट करती है। साइंस में कहा गया है कि सूर्य के प्रकाश के अंदर रंग, जिन्हें हम विबग्योर कहते हैं, विबग्योर में जो कलर एक बार एंट्री कर देता है उसका बचा हुआ कलर ही हमें दिखाई देता है। यानी कि सूर्य जो प्रकाश को अवशोषित करता है उसमें जो बचा हुआ कलर रह जाता है वही हमें दिखाई देता है। तो कहा जाता है कि साइंस कहता है कि ब्लू कलर का जो नीले रंग का प्रकाश होता है विबग्योर में, उसे सूर्य के द्वारा अवशोषित किया जाता है और यही हमें हरे रंग के रूप में दिखाई देता है। क्लोरोफिल के बारे में यही कहा जाए, सामान्यतः क्लोरोफिल के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर ब्लू कलर अवशोषित कर लिया जाता है जिस कारण हरा रंग दिखाई देता है। समझ आए। अब हम देखेंगे कि भोजन बना लिया, अब इसे रखेंगे कहाँ। जिस तरह हमने भोजन को एटीपी के रूप में संचित करके स्टोर करके अपने एनर्जी कब हमें ज़रूरत पड़ेगी, कब हमें क्या, देखिए हमें जो होता है वो हम भोजन जब चाहें तब कर सकते हैं। उतनी भोजन की आवश्यकता नहीं होती, उतना भोजन स्टोर करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं इन्हें अधिक भोजन स्टोर करने की आवश्यकता। कब इनको आप पानी डालेंगे कि कब नहीं डालेंगे, कब सूर्य निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कुछ कन्फर्म नहीं होता, इसलिए इन्हें भोजन अधिक इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट, एक मिनट यार ये क्या हो रहा है, हाँ। तो ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार की चीज़ें रखती है ल्यूकोप्लास्ट। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। अब आपको क्लोरोप्लास्ट समझ में आ गया। देखिए क्लोरोप्लास्ट नामक हरे रंग का वर्णक है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। क्लोरोफिल विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के नीले भाग में लाल भाग के बाद प्रकाश को सबसे मजबूती से अवशोषित करती है। ठीक है, प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट एक डबल झिल्ली लिफाफे यानी लिपोप्रोटीन से बना होता है या ढका होता है। इतना आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट ने भोजन बना लिया, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बन गया। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के पास 3 चीज़ें होती हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट बंद करके रखे, अब भोजन बन गया, अब उसे स्टोर करने का कार्य कौन करेगा, स्टोर करने का कार्य ल्यूकोप्लास्ट करेगा। तो अगर वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर करता है तो उसे एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जब भोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर करेगा तो उसे एमाइलोप्लास्ट कहेंगे। ठीक, वही ल्यूकोप्लास्ट अगर भोजन को फैट के रूप में एकत्रित करेगा। मैंने आपको बताया था कि भोजन के 3 मूल कण, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जब स्टोर करेगा तो एमाइलोप्लास्ट, फैट के रूप में अगर एकत्रित करेगा, फैट के रूप में स्टोर करेगा तो उसे कहेंगे हम एलायोप्लास्ट। और अगर वो प्रोटीन के रूप में एकत्रित करके अपने पास रखता है तो उसे एलोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में एमाइलोप्लास्ट, फैट के रूप में एलायोप्लास्ट और प्रोटीन के रूप में एलोरोप्लास्ट। इन 3 रूप में ल्यूकोप्लास्ट भोजन को अपने पास स्टोर करने के लिए रखता है। ये बेरंग होता है, इसमें भंडारण की क्षमता होती है यानी स्टोरेज पावर होती है। यह प्रकाश संश्लेषण में कोई भूमिका नहीं निभाता है, ये केवल भोजन को स्टोर करने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में और प्रोटीन के रूप में। अगर ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में रखता है तो एलोरोप्लास्ट कहलाता है, वसा के रूप में रखता है यानी फैट के रूप में रखता है तो एलायोप्लास्ट कहलाता है, और प्रोटीन के रूप में रखता है तो एलोरोप्लास्ट कहलाता है। इतना समझ में आया। अब देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है ये हलवाई है, हलवाई यानी कि जितनी आवश्यकता होगी उतना। कुछ लोग इसको रसोई घर कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। देखिए मैं इसको रसोई घर नहीं कहती, क्योंकि देखिए आपके घर में जो रसोई होती है उसमें एक लिमिटेड भोजन बनता है, जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही भोजन बनता है। लेकिन जो हलवाई भोजन बनाता है, मिठाइयाँ बनाता है, वो आवश्यकता से अधिक बनाता है कि कब कौन ग्राहक आके मांग ले, उसके लिए वो अधिक आवश्यकता से अधिक बनाता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये लिमिटेड भोजन नहीं बनाता है, जितनी इसको ज़रूरत होती है उतना नहीं बनाता है। ये अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन बनाता है, अपने अंदर स्टोर करके भी रखता है इमरजेंसी के लिए। इसलिए मैं इसको क्या कहूँगी, हलवाई कहूँगी। लेकिन आपके बुक में पूछा जाएगा कि रसोई घर किसे कहते हैं, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो इसी क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अब बात आती है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट समझ में आ गया, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट समझ में आ गया। क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाया और ल्यूकोप्लास्ट उसे स्टोर करके रख लिया। अब देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। इसी प्लास्टिड का तीसरा अंग है क्रोमोप्लास्ट। अब देखिए क्रोम
नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्रोम का मतलब होता है रंग, अर्थात जो किसी फल फूल आदि को विशिष्ट रंग प्रदान करे, हम उन्हें कहेंगे क्या? क्रोमोप्लास्ट, यानी कि विशिष्ट रंग। विशिष्ट रंग, अब आपके दिमाग में आएगा कि हरा रंग भी तो एक रंग है, तो हाँ हरा रंग भी है। मैंने कहा भाई आप देखते हैं कि सब फलों का रंग अलग अलग होता है, सब फूलों का रंग अलग अलग होता है, किसी का लाल, किसी का पीला। इनफैक्ट अगर आप एक गुलाब को भी लेते हैं तो उस गुलाब में भी कई रंग के गुलाब आपको देखने को मिलेंगे। तो ये विशिष्ट रंग जो है ये इसी क्रोमोप्लास्ट के द्वारा फूलों को, फलों को प्राप्त हो रहा है, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का। तो अब आप सोचेंगे कि इन मतलब फूलों को, फलों को ये अलग अलग रंग क्यों, इनको क्या ज़रूरत है? हरे रंग से तो इनका भोजन बन जा रहा है, तो इन्हें डिफरेंट कलर का क्या ज़रूरत है? तो देखिए ये जो रंग होता है, ठीक है, इन्हें क्रोमोप्लास्ट से मिलता है, क्योंकि इनके अंदर रंग को रखने वाला स्पेसिफिक पिगमेंट होता है जिन्हें विशिष्ट रंग प्रदान करता है। किसके अंदर? क्रोमोप्लास्ट के अंदर। हरे के अलावा बाकी सब क्रोमोप्लास्ट के कारण ही पाए जाते हैं। अगर हरे रंग को छोड़ दें, हरा रंग क्रोमोप्लास्ट में होता है, बाकी सब क्रोमोप्लास्ट में होता है। इस रंग का विशिष्ट कार्य जो होता है, ये रंग अपने अंदर रखते क्यों हैं? अलग अलग कलर क्यों रखते हैं? तो वे छोटी छोटी कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये रखते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये छोटी छोटी कीट पतंगों को अपनी तरफ क्यों आकर्षित करते हैं? तो देखिए फूल पौधे जो होते हैं इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि इनके रिप्रोडक्शन में इनके जननांग भाग नहीं लेते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं ये कीट पतंगे। अब ये पॉलिनेशन कैसे करेंगे? तो देखिए इनका जो पॉलिंग ग्रेन होता है, पॉलिंग ग्रेन यानी कि परागकण, इनका जो परागकण होता है, इस पे जब छोटे छोटे कीट भौरे कीट पतंगे आकर इनके ऊपर बैठेंगे तो इनका परागकण उनके पैरों में चिपक जाएगा, ठीक, उनके पैरों में चिपक जाएगा और ये इस फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जाके बैठेंगे। तो ये दूसरे फूल के स्टिग्मा में वहाँ के परागकण को छोड़ देंगे। वहाँ स्टिग्मा से वो परागकण अंडाशय में जाएगा और अंडाशय के बाद फिर वो निषेचन की क्रिया लेगा। निषेचन की क्रिया से एक नए फ्लावर, एक नए प्लांट का जन्म होगा, ठीक है। इसी के लिए अपने आप को डबल करने के लिए, अपने प्रजनन क्षमता के लिए इन्हें कीट पतंगों की आवश्यकता होती है। अब आप सोचेंगे कि बिना कीट पतंगों के क्या इनका पॉलिनेशन नहीं होगा? तो देखिए होगा, हवा के माध्यम से भी इनका पॉलिनेशन होता है। आप देखते होंगे कि अगर आपके घर में कोई सिंगल प्लांट लगा हुआ है तो उसमें फल या फूल नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि एक फूल को नए फूल बनाने के लिए दूसरे फूल के पौधों की आवश्यकता होती है, ठीक है। वो वहाँ के बीज को यहाँ पे ट्रांसफ़र होना और यहाँ के बीज को वहाँ पे ट्रांसफ़र होना, तभी इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो पाती है, पॉलिनेशन की क्रिया हो पाती है, ठीक है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो विभिन्न प्रकार के ये क्रोमोप्लास्ट जो रंग प्रदान करता है, इसके लिए कीटाणु इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इनके परागकण को ले जाकर दूसरे पौधे में डाल देते हैं और वहाँ से इनका अंडाशय में जाता है और वहाँ से निषेचन हो जाता है। तो इसी के लिए बीजों के फैलाव के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अगर इसमें से आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है और चैनल मतलब हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए। और अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे फाउंडेशन बायोलॉजी बैच में जाकर इसके पहले के वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके आगे का हमारा टॉपिक है बैक्यूल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।